नमस्कार दोस्तों। आज फिजिक्स का एक वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर की मैं बात करूंगा, जिसमें आपको प्रकाश के विषय में जानकारी मिलेगी। और प्रकाश से रिलेटेड जितने टॉपिक होंगे सभी को जानने से पहले आप पहले प्रकाश के विषय में जानो, फिर आप परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आप जान जाओगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका टॉपिक है प्रकाश। लाइट। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश। और प्रकाश के अगर थियरी को पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं रहेगा। तो प्रकाश के विषय में सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक, तो देखो प्रकाश की डिफिनेशन क्या कहती है। प्रकाश एक प्रकार की प्रकाशिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की प्रकाशिक ऊर्जा होती है। ठीक, माने प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, प्रकाशिक ऊर्जा होती है। ठीक, जो क्या करती है, हमको दृष्टि जागृत करती है, अर्थात हमारे नेत्र को संवेदित करती है, जिसके कारण वस्तुएं हमें क्या होती हैं? दिखाई पड़ती है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। आप ये भी कह सकते हो प्रकाश ऊर्जा का एक क्या होता है? रूप होता है। ठीक, अब हम आपको बताते हैं कि प्रकाशिक वस्तुओं के विषय में, इसके विषय में प्रकाशिक वस्तुएं क्या होती है आप जान लीजिए। जितनी वस्तुएं आप देखते हो, जितनी वस्तुएं आप देख रहे हो, देख सकते हो, वो सभी किसमें आती हैं? प्रकाशिक वस्तुओं में आती हैं। किसमें आती हैं? प्रकाशिक वस्तुओं में आती हैं। देखिए, जिसमें आपको मैं मुख्य रूप से दो प्रकार की वस्तुओं का यहाँ पे वर्णन करूँगा। कितने प्रकार का? दो प्रकार की वस्तुओं का वर्णन करूँगा। एक होता है प्रदीप्त वस्तु। एक क्या होता है? प्रदीप्त वस्तुएं। और ध्यान समझिएगा, पहला क्या है आपका? प्रदीप्त वस्तुएं, जिसको आप कहते हो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हो? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ध्यान देना, ऐसी प्रकाशिक वस्तुएं जिनका उपयोग दैनिक जीवन में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक वस्तुएं। अर्थात जिन वस्तुओं का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उसको हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? देखो, एक और समझ लीजिए, इसका एक डिफिनेशन जो किताब में लिखा रहता है, वो लिखा गया है कि ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उसको हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। लेकिन आपको ये डिफिनेशन से एग्जाम्पल में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि स्वतः उत्सर्जन करती हैं तो सभी स्वतः उत्सर्जन नहीं करती हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य, तारे। अब तारों को क्यों लिया गया है? क्योंकि सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य, तारे, ठीक, बल्ब, टॉर्च,
टार्च, मोमबत्ती हो गया आपका, मोमबत्ती, इसके बाद लैंप, लालटेन आदि, ये सब जितनी वस्तुओं का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो सभी क्या होते हैं, प्रदीप्त होते हैं, जिसको आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हो। निम्नलिखित में से सुनो, यहाँ पे दीप्त शब्द का भी प्रयोग होता है, माने प्रदीप्त कहें और चाहे दीप्त कहें, माने दीप्त वस्तुओं की अगर बात करता है, कहता है निम्नलिखित में दीप्त वस्तु है, तो वहां पे आपको समझना है कि ऐसी वस्तुओं को चूज करना है जिससे हमको प्रकाश मिलता है, ऐसी वस्तुओं को चूज करना है जिससे हमको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो यहाँ से आपको ये उदाहरण आपको मिल जाएगा, जिसमें से आपको कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे सूर्य और तारे। अब तारों की बात करें चाहे सितारों की बात करें, माने यहाँ पे तारा ऑप्शन में नहीं देता है तो सितारा देता है, तो भी आप समझिएगा कि ऐसे वस्तु हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो तारे और सितारों की अगर बात करेगा तो आपके दिमाग में सूर्य की बात आएगी। सूर्य एक ऐसा माध्यम होता है जो हमें क्या करता है, प्रकाश प्रदान करता है, माने प्रकाशीय ऊर्जा देता है, जिससे हम क्या करते हैं, बाह्य वातावरण की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया प्रदीप्त वस्तु क्या होता है। ठीक, अब दूसरा क्या होता है, देखो इसका विपरीत होता है, माने दूसरे में आप जानेंगे अदीप्त वस्तु। क्या जानेंगे, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इसको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अदीप्त वस्तुएं क्या होती है, देखो ऐसी प्रकाशित वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए नहीं करते हैं, माने जिन वस्तुओं का प्रयोग हम प्रकाश के लिए नहीं करते हैं उसको हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं, जिसमें आप समझिएगा कि किताब की जो परिभाषा है उसमें लिखा गया है कि ऐसी वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होती हैं, माने ऐसी वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होती हैं, वो हमें क्या, उसको हम क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या होता है, यह देखो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है, अर्थात चंद्रमा अदीप्त में आएगा। कुर्सी हो गया, अगर हम बात करें कुर्सी, तो कुर्सी भी किस में जाएगा, अदीप्त में जाएगा। अगर हम कपड़ों की बात करें, कपड़े, ये भी किस में जाएगा, अदीप्त में जाएगा। माने आपको केवल कागज की अगर बात करें, कागज, कागज किस में जाएगा, अदीप्त में जाएगा। लकड़ी की अगर बात करें, लकड़ी, लकड़ी किस में आएगा, अदीप्त में आएगा। और कोयला की अगर हम बात करें तो कोयला भी किस में आएगा, अदीप्त में आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब, इन सब का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए नहीं करते। अब जैसे आपको वस्तु देखना है तो आप बताइए, कपड़े को जला करके आप वस्तु देखोगे, या कागज जला के देखोगे, या लकड़ी जला के देखोगे, या कोयला, ऐसा संभव है, नहीं है। आपके पास वस्तु, मैंने वस्तु की डिफिनेशन बताया था, वस्तु क्या होता है, ऐसे पदार्थों का कॉम्बिनेशन, माने कई पदार्थों का संयोजन, जिससे हमें क्या होता है, संसाधन या साधन के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं, उसी को हम वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी है, कील है, तमाम चीजों से मिलकर के कुर्सी बना, तो कुर्सी वस्तु होगा। लेकिन कुर्सी का निर्माण विभिन्न पदार्थों से हुआ है,
जैसे ये हमारा एक साधन हो गया, बैठने का क्या है, साधन है। कपड़े हैं, ये एक साधन है, इस कई चीजों से मिलकर बना है। कागज है, यह क्या है, लिखने का एक साधन है, पढ़ने का एक साधन है। तो कहने का मतलब यह कई पदार्थों से मिलकर बना है। तो जब कई पदार्थ आपस में मिल करके किसी साधन या संसाधन का निर्माण करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु। ठीक है, ये हो गया आपका वस्तु। जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर ये कुर्सी है और कुर्सी में से देखो आपको मोह होता है वस्तु से। अब यहाँ पे कुर्सी है, अगर कुर्सी का लकड़ी अलग हो जाए, कील अलग हो जाए, तो क्या आपको इसकी जो है लगेगा कि आपको इसको क्या करोगे, कूड़े करकट की तरह उठा के फेंक दोगे। कहने का मतलब वस्तु का मतलब यही हुआ कि साधन या संसाधन, जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में साधन के रूप में करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, वस्तु कहलाता है। जिसमें आपको प्रकाशिक वस्तुओं में दो तरह की वस्तुओं के बारे में मैंने चर्चा कर लिया। अब चलिए देखिए आगे की बात करते हैं। जैसे एक होता है पारदर्शी वस्तु होता है, अपारदर्शी वस्तु होता है, इस तरह से तमाम होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रदीप्त और अदित्य की बात किया जाता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं किरण पुंज के विषय में, इसके बारे में बताते हैं। किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट के बारे में बताते हैं। किरण पुंज, पुंज माने क्या होता है, गुच्छा माने समूह। पुंज माने क्या होता है, गुच्छा या समूह होता है। तो देखो किरण पुंज क्या होता है, कई किरणों का समूह, कई किरणों का समूह जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। कई किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जिसमें आप जानते हैं कि यहाँ पे देखो तीन स्थितियां बनती हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के संभव हैं। एक होता है अभिसारी, एक क्या होता है, अभिसारी होता है, अभिसारी किरण पुंज। और दूसरा जो होता है वो आपका अपसारी होता है। और तीसरा जो होता है वह आपका होता है समांतर। क्या होता है, समांतर किरण पुंज। इस तरह से आपने देखा कि तीन प्रकार की किरणों का क्या है, समूह है। तीन प्रकार से वह क्या हो रहा है, प्रसारित हो रहा है। तो इस तरह से किरण पुंज को मैंने कहा यह तीन प्रकार का होता है, जिसमें आप जानेंगे क्या, सबसे पहले अभिसारी। अभिसारी इसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखो इसको जैसे मान लीजिए प्रकाश आ रहा है और आप चाह रहे हो कि प्रकाश किसी एक बिंदु पर फोकस हो जाए या फोकस होता हुआ प्रतीत हो जाए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, प्रतीत होने की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है वह दो तरह का बनता है, या तो वास्तविक बनता है और या तो आभासी बनता है। तो यहाँ पर वास्तविक और आभासी को लेकर के मैंने आपको बता दिया कि यह मिलता है, माने किसी एक पॉइंट पर फोकस होता है या होता हुआ प्रतीत होता है। तो चलो देखो यहाँ पे कहने का मतलब जब कई किरणें किसी एक बिंदु पर फोकस होती हैं या होती हुई प्रतीत होती है, इस तरह से जब कई किरणें किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं या होती हुई प्रतीत होती हैं तो इन किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण कहेंगे। अभिसारी का मतलब होता है एकत्रित होना। क्या होना, एकत्रित होना। इसके लिए आपको माध्यम चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रकाश आ रहा है उसको एकत्रित कर हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं। उसके लिए आपको माध्यम चाहिए। जैसे माध्यम में दर्पण होगा या तो लेंस होगा, दर्पण होगा या लेंस होगा। दर्पण क्या करता है, देखो दर्पण क्या करता है कि आने वाली प्रकाश की किरणों को
किसी एक बिंदु पर फोकस कर देता है या करने का प्रयास करता है, या उसको क्या करता है, फैला देता है या फैलाने का प्रयास करता है। इस तरह से मैं आपको बता दिया कि अभिसारी का मतलब सिर्फ इतना है कि एकत्रित होना। क्या है? एकत्रित होना, माने अभिसारी का मतलब हो गया एकत्रित होना। ठीक। दूसरा क्या होता है, देखो अपसारी। अप मतलब होता है बाहर, अप मतलब क्या होता है, बाहर। माने अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? जब कई किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इन किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, माने अपसारी किरण पुंज अगर बताना होगा तो जब कई किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इन किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका समांतर। क्या है? समांतर। अगर समांतर की चर्चा होती है तो जब कई किरणें एक दूसरे के परस्पर समांतर होती हैं या समांतर होती हुई प्रतीत होती हैं, तो इन किरणों के समूह को, इन किरणों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बताइएगा। माने आपको मैंने अभिसारी बता दिया, अपसारी बता दिया और समांतर बता दिया। अभिसारी में क्या होता है? एकत्र होने की बात होती है। अपसारी में क्या होता है? फैलने की बात होती है। और समांतर में क्या होता है? सभी एक दूसरे के क्या होते हैं? समान दूरी पर, माने पैरेलल होते हैं। इस तरह से मैंने आपको किरण पुंजों के विषय में बता दिया कि यह 3 तरह का होता है और तीनों को आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक। अब चलिए आगे हम चलते हैं। ठीक है, आगे किधर चलते हैं उसको समझो। अब हम आपको बताएंगे दर्पण के विषय में। बताने से पहले आप जानेंगे, देखो यहाँ पे दर्पण जो होता है यह एक क्या होता है? कांच होता है। दर्पण एक कांच होता है जिसके किसी एक सतह को पॉलिश कर दिया जाता है। दर्पण एक क्या होता है? पॉलिश किया हुआ कांच होता है जिस पर प्रकाश की किरण पड़े तो पड़ने के बाद परावर्तित हो जाए और वस्तु का प्रतिबिंब उसमें बनता हुआ प्रतीत होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण की बात समझना। दर्पण क्या होता है? पॉलिश किया हुआ कांच ही दर्पण होता है। अब आपको समझना है कि ये दर्पण कितने भागों में बांटा गया है। दर्पण देखिए 2 प्रकार का होता है। एक होता है समतल। एक क्या होता है? समतल दर्पण होता है। दूसरा जो होता है यह गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। बहुत ध्यान समझिए, सब पॉइंट की बात है। एक समतल दर्पण होता है और एक क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं। गोलीय दर्पण कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक होता है आपका अवतल। क्या होता है? अवतल दर्पण, जिसको आप कहते हो कॉनकेव। कॉनकेव। और एक होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। ये आपका होता है कॉन्वेक्स। क्या होता है?
कॉन्वेक्स मिरर। इस तरह से आपने देखा। और यह क्या होता है? प्लेन मिरर होता है। ठीक, इस तरह से आपने देखा कि दर्पण को दो भागों में बांटा गया। एक आपको मिला समतल दर्पण और दूसरा मिला आपको गोलीय दर्पण। और समतल दर्पण में आपने देखा, अभी समतल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे हम। गोलीय दर्पण के दो पार्ट को आपने देख लिया, एक देख लिया अवतल दर्पण और एक देख लिया उत्तल। फिलहाल हम आगे अभी चर्चा करेंगे दर्पण के सभी पार्ट के विषय में, लेकिन आप पहले जानो समतल दर्पण से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन प्रश्नों का जवाब आप क्षणिक में कैसे देते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तर की। प्रश्नोत्तर की मैं बात करूंगा कि समतल दर्पण से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका आंसर आप कैसे दोगे। पहले देखो, आपका हेडिंग जो होगा वह होगा समतल दर्पण से संबंधित तथ्य। समतल दर्पण से संबंधित तथ्यों। तो इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है? पहले पॉइंट में याद रखिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि समतल दर्पण की अगर कोई कहेगा कि फोकस दूरी होती है तो ऑप्शन में बड़ा ऑप्शन मिलता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? अनंत होती है। पहला पॉइंट से अवगत हैं आप? पहले पॉइंट से क्लियर है? समझ में आ गया? माने समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जब अनंत हो गई तो ऐसे कंडीशन में उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता यम 1 होता है। आवर्धन क्षमता 1 होता है। देखो, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? 1 होती है। माने यहाँ पे आवर्धन क्षमता जो होता है यह प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो आप देखिएगा इधर, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता को बताना है तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? 1 होती है। क्यों 1 होती है? अब इसको भी जान जाओगे, तीसरे पॉइंट से जानोगे। समतल दर्पण के सामने स्थित वस्तु की लंबाई, समतल दर्पण के सामने स्थित वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। माने समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी गई है तो यहाँ पे वस्तु की लंबाई जो होती है
वह प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। और आप जानते हैं कि यहाँ पे जो आवर्धन क्षमता की मैंने चर्चा किया है, यह क्या होता है, यम बराबर आई डैश अपान क्या होता है, ओ डैश होता है। और इसी आई डैश और ओ डैश माने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात से आप बता दोगे कि इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी। क्योंकि जब दोनों मान समान होंगे तो ऐसे कंडीशन में जो आपका आंसर आएगा माने उत्तर आएगा वह क्या होगा, 1 होगा, माने ठीक। समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? अब और आगे मैं चर्चा करता हूँ समतल दर्पण से रिलेटेड। समतल दर्पण के सामने अगले पॉइंट में मैं बताऊंगा आपको, समतल दर्पण के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु स्थित होती है। दर्पण से वस्तु स्थित होती है। बात समझिएगा, इस पॉइंट को मैं बता दे रहा हूँ, आपको समझा भी दे रहा हूँ एग्जाम्पल से कि अगर समतल दर्पण के सामने, जैसे मान लो ये समतल दर्पण है, इसके सामने अगर कोई वस्तु यहाँ पे, समतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को आप क्या करते हो, मान लीजिए समतल दर्पण के सामने आपने वस्तु को यहाँ पे रख दिया, ये वस्तु हो गया, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आपने रख दिया है तो दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ध्यान देना, माने दर्पण से वस्तु भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और आपसे 2 चीजें आप पूछ सकता है, एक पूछ सकता है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, और दूसरा पूछ सकता है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या है। जब दर्पण से कहेगा तो आप बताओगे 5 सेंटीमीटर, और जब वस्तु से कहेगा, वस्तु से आप क्या बताओगे, 10 सेंटीमीटर। क्या बताओगे, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अगर समतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु जितनी दूरी पर स्थित होता है उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब उससे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु क्या होती है, दर्पण से स्थित होती है। अर्थात कहने का मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, अर्थात u और v बराबर होते हैं। एक चीज और ध्यान दो, अगर कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, किसी का नाम दे देता है कि वह समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, अगर वह दर्पण की ओर 2 सेंटीमीटर बढ़ता है तो बताइए कि दर्पण से उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। अगर वह 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है तो 2 सेंटीमीटर अगर दर्पण की ओर बढ़ेगा, इसका मतलब दर्पण से उसकी जो दूरी होगी वह 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर दर्पण की ओर खिसक आएगा, अर्थात वह भी 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हो जाएगा। अर्थात पहले स्थिति में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो होगी वह 20 सेंटीमीटर रही होगी, लेकिन जब 2 सेंटीमीटर दर्पण की ओर आप बढ़े तो आप और आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी
16 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि यदि आप समतल दर्पण की ओर, यदि आप समतल दर्पण की ओर क्या करते हो, अगर भी मीटर पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ते हो तो उसमें आपका प्रतिबिंब जो दिखेगा वह 2 भी मीटर पर सेकंड के वेग से आपकी तरफ आता हुआ प्रतीत होगा। अर्थात आप कह सकते हो कि अगर आप दर्पण के सामने, अगर आप जो है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ रहे हो तो आपका प्रतिबिंब जो होगा, जो इसमें दिखेगा, वह 40 मीटर पर सेकंड के वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। समझ में आ रही बात? माने दुगुना वेलोसिटी से प्रतीत होगा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा उसकी विशेषता होती है, दर्पण की विशेषता होती है, जिससे आपको ऐसा प्रतीत होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखो, अगर मान लो दर्पण के सामने कोई वस्तु है, दर्पण के सामने कोई वस्तु है, अगर उसको आप थीटा कोण घुमा देते हो, कितना घुमाते हो, थीटा एंगल घुमा देते हो, तो उसमें आपका प्रतिबिंब जो होगा वह जो 2 थीटा घूम जाएगा। कितना घूमेगा? 2 थीटा घूम जाएगा। अर्थात अगर आप 30 अंश घुमाओगे तो ये 60 अंश घूम जाएगा, अगर 20 अंश घुमाओगे तो 40 अंश घूम जाएगा, अगर 10 अंश घुमाओगे तो क्या होगा, 20 अंश घूम जाएगा। अरे भाई, आप घुमाओगे किसको, वस्तु को घुमाओगे तो प्रतिबिंब को तो घुमा नहीं सकते हो, क्योंकि वह क्या होता है, कहने का मतलब आभासी होता है, तो कल्पना की बात है, तो वहां पे उसको तो घुमा नहीं सकते हो। जब घुमाओगे तो वस्तु को घुमाओगे, और जब वस्तु को घुमाओगे तो उसमें जो प्रतिबिंब होगा वह आपका उससे दुगुना कोण घूम जाएगा। ठीक, यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। एक बहुत वेरी इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आपको जानना पड़ेगा और हर लगभग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, माने पूछा जा सकता है। अर्थात देखो, मैंने यहाँ पे ये आपको बताया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर देखिएगा। माने इसमें आपको बताया जाता है कि यदि 2 समतल दर्पण को, यदि 2 समतल दर्पणों को, यदि 2 समतल दर्पणों को थीटा कोण पर झुका कर रख दिया जाए, झुका कर रख दिया जाए तो देखो, यदि 2 समतल दर्पणों को थीटा कोण पर झुका कर रख दिया जाए तो उसके मध्य स्थित वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है वो आपका n बराबर होता है 360/थीटा -1। क्या होता है? n बराबर 360/थीटा -1। प्रतिबिंबों की संख्या अगर आपको निकालना है तो आप जैसे देखो, ये 2 दर्पण हैं, एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये है, चाहे ऊपर का दो, इसको चाहे नीचे का, इसके बीच में एक गेंद रख दिया गया। क्या रख दिया गया? गेंद रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए, बताओ इस गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ से ये कोण कितने का बना रहा है? 90 अंश का बना रहा है। तो जब 90 अंश का बनाएगा तो प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी 360/90 माइनस क्या 1, माने 9 चौका 36,
माने 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर कहता है दो समतल दर्पणों को परस्पर लंबवत रखा गया है, परस्पर लंबवत व्यवस्थित किया गया है, तो उसके मध्य स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, 360/θ-1 का कॉन्सेप्ट लगा के आपको बता देना होगा। वहां पे आप देखोगे 360/90 - 1 कर दोगे तो आपका हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। माने आपने देखा 0 से 0 कट गया, 9 चौका 36, 4 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, सभी लोग समझ गए हैं? इसको नोट कर लिया करिए। जो आपको फार्मूला वगैरह मिले उसको आप नोट करके उस पर आप प्रैक्टिस कर लोगे। चलो इसका दूसरा पार्ट में बताने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? 90 अंश वाला हो गया। अगर एक दूसरे के परस्पर समांतर हो, माने परस्पर समांतर होने का मतलब ये हो गया, और इसके बीच में मान लीजिए बॉल रख दिया। अब अगर आपसे पूछे कि बताइए गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो आप n बराबर 360 बटे क्या कर दोगे? 0 कर दोगे, -1 करोगे, और इसका मान जो होगा, इसका मान वो इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट में कुछ जोड़ो या घटाओगे तो उसका मान क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। यहाँ 0 कैसे आया? जब दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे तो थीटा का मान जो हो जाएगा वह 0 अंश हो जाएगा। जब 0 अंश हो जाएगा तो यहाँ से प्रतिबिंबों की संख्या आपका क्या होगा? अनंत होगा। ठीक, समझ में आ गया? माने आपको मैंने 2 कंडीशन बता दिया। एक कंडीशन ये भी होता है, अगर सुनो, अगर 2 प्रतिबिंबों को 30 अंश पे रखें, चाहे 60 अंश पे रखें, 45 अंश पे रखें, अगर हमारा जो वैल्यू n का आ रहा है, जैसे 6.2 आ गया, इसका करेक्ट आंसर 7 बनेगा। माने जो पॉइंट में अगर आता है तो उसके आगे वाले पूर्णांक को हम लेंगे, अर्थात अगर 6 दशमलव में है तो 7 लेंगे, 8 दशमलव में है तो 9 लेंगे, 10 दशमलव में है तो 11 लेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे? प्रतिबिंबों की संख्या को बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्या करोगे? 6 को लोगे। माने कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह कभी भिन्नात्मक में माने दशमलव में नहीं बनता है, वह कंप्लीट बनता है, माने पूर्ण बनता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? दशमलव के आगे माने पूर्णांक से आगे वाले पूर्णांक को बताना होगा। जैसे 6.25 आ रहा है तो 7 बताएंगे, अगर 8 में आ रहा है दशमलव में तो 9 बताएंगे। इस तरह से उसके आगे वाली संख्या को हम क्या करेंगे? बताएंगे। ठीक, समझ में आ गया? माने समतल दर्पण से रिलेटेड इतने पॉइंट्स आपको आने चाहिए जितना मैंने आज की क्लास में आपको बताया है। ठीक है, अब आपको समतल दर्पण का एक महत्वपूर्ण पॉइंट और जानना है। क्या जानना है उसको देखो। समतल दर्पण के द्वारा, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। अगर पूछता है आभासी, सीधा और बराबर की बात करता है प्रतिबिंब के, तो आपको समझ लेना होगा ये समतल दर्पण के साथ ही हो सकता है। तो यहाँ पे आप जानोगे समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर बनता है। आभासी सीधा वस्तु के बराबर बनता है। माने समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह आभासी, सीधा और वस्तु के क्या होता है? बराबर बनता है। ठीक, माने जितना लंबा वस्तु होगा उतना लंबा ही प्रतिबिंब बनेगा। अब आपका जो टॉपिक होगा
वह आपका टॉपिक है, वह भी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब समतल दर्पण की उपयोगिता के विषय में आप पढ़ लोगे कि यहाँ पे इसका उपयोग कहाँ होता है। ठीक, तो टॉपिक आपका बनेगा प्रकाश का परावर्तन। क्या बनेगा टॉपिक? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ोगे आप लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या पढ़ोगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम क्या करेंगे? समतल दर्पण का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे, समतल दर्पण का उपयोग करेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन से, परावर्तन का मतलब होता है लौटना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? लौटना। जब प्रकाश की किरण जो है किसी माध्यम से टकराकर वापस लौट जाती है, तो इस लौटने की जो घटना होती है या लौटने की जो क्रिया होती है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे समतल दर्पण से अगर लौटेगी, तो यहाँ पे देखो समतल दर्पण भी क्या होता है? एक परावर्तक माध्यम होता है। क्या होता है? एक परावर्तक माध्यम होता है। जब इस पर प्रकाश पड़ती है, माने दर्पण एक परावर्तक माध्यम है, जब इस पर प्रकाश पड़ेगी तो यह क्या करेगा? इसको परावर्तित कर देगा। क्या करेगा? लौटा देगा, उसी माध्यम में लौटा देगा। लेकिन यह पूरी तरह से नहीं लौटा पाता है, माने कुछ ना कुछ प्रकाश की जो मात्रा होती है वह माध्यम के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इसलिए प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की पूरी मात्रा तो नहीं, लेकिन क्या होता है? उसका आंशिक रूप से वापस हो जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। देखो, जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम मतलब परावर्तक सतह पर पड़ती है, चिकने सतह पर पड़ती है, तो यह क्या होती है? इससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या होती है? पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस लौटने की जो घटना होती है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें आप जानो, यह है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण है। और ये जो है यह परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। ठीक, और इसके यहाँ पे देखो एक क्या होता है? अविलंब होता है। क्या होता है? जो परावर्तक सतह पर लंब होता है, इसको हम अविलंब कहते हैं। यहाँ पे एक कोण बनता है I और यहाँ पर एक कोण बनता है R। ये आपतन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण होता है। ये क्या है आपका? आपतन कोण। और ये जो होता है यह परावर्तन कोण है। क्या है? परावर्तन कोण। तो आपको जानना क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच